चलिए स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो संविधान के भाग 3 अर्थात मौलिक अधिकार से संबंधित पार्ट 5 है। इसमें हम लोग स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में देखेंगे कि आर्टिकल 19 से 22 में स्वतंत्रता के संबंध में क्या मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 19 से लेकर 22 में इसकी व्याख्या की गई है। इसमें हम लोग अलग अलग तरह के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है। चलिए देखते हैं आर्टिकल 19 में क्या प्रावधान है। देखिए, आर्टिकल 19 में बहुत सारे स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं, तो एक हेडिंग में इनको बताया नहीं जा सकता। बेसिकली इसमें 6 तरह के अधिकार दिए गए। कौन कौन से अधिकार दिए गए उसको देख लेते हैं। देखिए, 19 क, ख, ग, घ, ड और च के फॉर्म में 6 अधिकार आर्टिकल 19 के तहत दिए गए हैं। आर्टिकल 19 का के तहत आपको बोलने की आज़ादी और प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। ठीक है, यानी आपको बोलने का अधिकार और प्रेस से संबंधित जो स्वतंत्रता है उसको दिया गया है नागरिकों को। क्या क्या इसमें है? देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता यानी गवर्नमेंट आपको प्रेस पे प्रेशराइज नहीं करेगी, अपने संदर्भ में प्रेस का उपयोग नहीं करेगी। ठीक है। दूसरा, फ़ोन टैपिंग के विरुद्ध भी अधिकार इसके अंतर्गत में आता है। तीसरा, अगर सरकारी गतिविधियों के बारे में जानकारी लेना हो, इसके संबंध में आपको अधिकार है आर्टिकल 19 क के तहत। ठीक है। अपने विचार, आपका जो विचार है उसको चाहे न्यूज़पेपर के माध्यम से या फिर जो प्रिंट मीडिया है या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके माध्यम से आप अपने विचार को प्रसारित कर सकते हैं। इसका अधिकार दिया गया है बोलने की आज़ादी। ठीक है ना। अब इसमें एक और आता है कि जैसे अखबार कोई बंद करता है सरकार किसी वजह से, तो उसके खिलाफ भी आप बोल सकते हैं। ठीक है। शांति का अधिकार हो गया, और ये अगर प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार हो गया, यानी अगर कहीं पे कोई गलत हो रहा है, चाहे राज्य के सहयोग से या फिर किसी भी सार्वजनिक स्थान पर गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ प्रदर्शन या विरोध कर सकते हैं। लेकिन इसमें खास बात यह है कि आप हड़ताल नहीं कर सकते। हड़ताल मतलब क्या हो गया कि ऐसे आप गतिविधि नहीं कर सकते हैं जिसकी वजह से बाकी अन्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हो या फिर राज्य के विकास में या फिर सौहार्द में बाधा पहुँचे। ठीक है ना। तो वैसे एक्ट आप नहीं कर सकते, लेकिन बोलने की आज़ादी और प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 19 ख के तहत आपको शांतिपूर्ण या और बिना हथियार सम्मेलन करने की आज़ादी दी गई है। इसमें क्या है, देखिए, आप जो सार्वजनिक स्थान है कुछ इसकी लिमिटेशन है। जैसे ये जो आप सभा सम्मेलन कर सकते हैं वो सार्वजनिक स्थान पे हो, तभी ये आपका आर्टिकल लागू होता है, प्राइवेट स्थान पे ना हो। ठीक है ना। और दूसरी बात, बिना हथियार के आप सभा कर सकते हैं, सम्मेलन में कोई नागरिक भाग ले सकता है। ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या है कि व्यवस्था, आपका जो सभा हो वो शांतिपूर्ण हो, उसमें उसकी वजह से अव्यवस्था ना फैले। ठीक है ना, दंगा ना फैले। ठीक है, सार्वजनिक अशांति आपका न बिगड़े। तो अगर ये सब नहीं होता तो आपको अधिकार है, मूल अधिकार है शांतिपूर्ण और बिना हथियार सम्मेलन करने की आज़ादी, सभा करने की आज़ादी। लेकिन इस पर आपके कई तरह से प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं कुछ पॉइंट के बेसिस पे। जैसे आपके आगे कि अगर आपके सभा करने की वजह से भारत की अखंडता, एकता और पब्लिक सेफ्टी के लिए या फिर जो ट्रैफिक से संबंधित आपका व्यवधान आ रहा है वैसा आने लगे तो सरकार और राज्य आपके सभा करने के अधिकार पर रोक लगा सकती है। ठीक है ना। लेकिन ऐसे और कोई रीजन होगा तो वो नहीं रोक लगा सकती। आपको अधिकार है कि सार्वजनिक स्थान पर आप बिना हथियार के शांतिपूर्ण सम्मेलन से सभा कर सकते हैं, रैली निकाल सकते हैं, ये सब। अब आता है आर्टिकल 19 का। इसमें क्या आप कमेटी गठित कर सकते हैं। ठीक है। और संघ गठित करने का अधिकार हो गया, यानी इसके तहत आप क्या कर सकते हैं। देखिए, पार्टी बना सकते हैं जो राजनीतिक दल हो गए। ठीक है ना। कंपनी बना सकते हैं, फर्म बना सकते हैं, समितियां बना सकते हैं, क्लब बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, व्यापार संघ या व्यापार संगठन बना सकते हैं। ठीक है ना। कई तरह के संगठन होते हैं और NGO हो गए। ठीक है ना। इस तरह के आपके जो संगठन बनाने का अधिकार है वही आर्टिकल 19 ग के तहत नागरिकों को प्राप्त है। आर्टिकल 19 घ के तहत आप भारत संघ में बिना किसी रोक टोक के घूम सकते हैं, यानी भारत के अंदर आप किसी भी राज्य में घूमने जा सकते हैं, वहाँ पे कुछ दिनों के लिए रुक सकते हैं। आर्टिकल ढ, ठीक है ना, इसके तहत भारत के किसी भी क्षेत्र में आप घूम सकते हैं, बस सकते हैं। अब बसने में 2 तरह का होता है, एक होता है अस्थाई रेंटल के फॉर्म में और एक होता है स्थाई, यानी
आप वहाँ पे घर ज़मीन ले सकते हैं, निवास कर सकते हैं, परमानेंट बस सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल घ में आपको घूमने की आज़ादी है, लेकिन आर्टिकल ड के तहत आपको बसने की भी आज़ादी है। उस समय जम्मू कश्मीर को छोड़कर, क्योंकि इसको आपको 35 से और 370 के तहत विशेषाधिकार प्राप्त था, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया मोदी सरकार में। तो अब जम्मू कश्मीर में भी ऐसा कर सकते हैं। अब आर्टिकल 4 के तहत आप व्यापार कर सकते हैं, आपको कारोबार करने की आज़ादी है, लेकिन यह जो व्यापार और कारोबार करने की जो आज़ादी है वो नैतिक हो, ठीक है ना। आप कोई इलीगल व्यापार ना करें। दूसरी बात क्या है कि इसमें आपका संरक्षण है कि अगर आप व्यापार करने जाते हैं, जैसे एक स्टेट के हैं दूसरे स्टेट में जाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं कि दूसरा स्टेट आपको भेदभाव के विरुद्ध वहाँ पे अपने राज्य में व्यापार करने से मना कर दे, ये नहीं है। इसके विरुद्ध आपको आर्टिकल 19(4) के तहत संरक्षण प्राप्त है, लेकिन आप ऐसा व्यापार नहीं कर सकते जैसे स्मगलिंग हो गया, ठीक है, ट्रैफिकिंग हो गया मानव अंगों का, या फिर महिलाओं बच्चों से संबंधित कोई वल्गर काम हो गया। इस तरह से व्यापार करने की आपकी आज़ादी नहीं है। जो आपका मोरल काम है, बिजनेस है, उसकी आज़ादी है। अब देखते हैं आर्टिकल 19 में, अब देखते हैं और पॉइंट आर्टिकल 19 के तहत क्या है। देखिए, मूल संविधान यानी जो 26 जनवरी 1950 को आपको लागू हुआ था, उसमें आर्टिकल 19 में 7 अधिकार थे। अभी फ़िलहाल 6 है, क ख ग घ ड च, इसमें 7 मूल अधिकार था। 7वां क्या था? संपत्ति के खरीदने और बेचने का अधिकार। ये एक मूल अधिकार बनाया गया था, लेकिन उसे 44वां संशोधन 1978 के द्वारा हटाकर उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया, यानी अब ये मूल अधिकार नहीं है। अगर इसका हनन होता है तो आपका कोर्ट से या फिर जो कानून के नियम है उसके खिलाफ, उसके तहत आपको अधिकार प्राप्त किया जा सकता है, उसके तहत ही आपके साथ व्यवहार किया जाएगा, ठीक है, लेकिन मूल अधिकार नहीं है। इसको जैसे एग्जाम्पल के लिए आर्टिकल 31 में भी संपत्ति का अधिकार था, तो उसे बाद में इसी 44वें संशोधन के तहत हटाकर आर्टिकल 300 क में डाल दिया गया, उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। बाद में देखेंगे अंतर क्या होता है कानूनी अधिकार और मूल अधिकार में, ठीक है। अब देखिए नोट, देखिए, श्रमिक संगठनों को हड़ताल और तालाबंदी करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, जैसे आर्टिकल 19 ग के तहत है, ठीक है ना। इसमें है क्या कि हड़ताल करने की वजह से वही बात है कि किसी दूसरे के मूल अधिकार या फिर जो विकास के क्रम में, विकास का जो भारत के विकास में बाधा पहुंचती है, तो इस स्थिति में वो आपका मूल अधिकार एक्टिव नहीं होगा, यानी आपका मूल अधिकार किसी दूसरे के मूल अधिकार या फिर भारत के विकास से संबंधित जो भी एक्ट है उसमें बाधा नहीं पहुंचा सकता, ठीक है। तो हड़ताल और तालाबंदी मूल अधिकार नहीं है। ये आपका आता है जो उद्योग कानून होते हैं, औद्योगिक कानून होते हैं, उसके तहत ये रेगुलेट होते हैं हड़ताल और तालाबंदी उनके, या फिर जो मजदूर यूनियन होते हैं वो भी औद्योगिक नियम के तहत ही आपके रेगुलेट होते हैं, ये मूल अधिकार नहीं है। देखते हैं आर्टिकल 20 में क्या प्रावधान दिया है। देखिए आर्टिकल 20 में अपराध के लिए दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण उपाय। अब देखिए इसमें क्या क्या पॉइंट आता है। इसमें बेसिकली 3 पॉइंट है। क्या पॉइंट है? देखिए, यदि कोई व्यक्ति कानून के अनुसार परिभाषित अपराध के बराबर या उससे अधिक अपराध नहीं करता, यानी अगर कानून में अपराध की परिभाषा है तो किसी व्यक्ति उस अपराध के बराबर या उससे कम या उससे अधिक नहीं करता है, यानी उससे कम ही रहता है हमेशा, तो क्या पॉइंट आता है देखते हैं। तो देखिए वही है कि अगर कानून के परिभाषा के अनुसार उसके बराबर या उससे अधिक अपराध नहीं करता तो उसे अपराधी सिद्ध नहीं किया जा सकता, यानी अगर कोई व्यक्ति का काम अपराध के संदर्भ में कानून का जो परिभाषा है उसके बराबर या उससे अधिक हो तभी उसे अपराधी सिद्ध किया जा सकता है, उससे कम नहीं, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है, यदि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार सज़ा नहीं दिया सकता, यानी कोई व्यक्ति अगर अपराधी घोषित हो जाता है या फिर साबित हो जाता है तो उसे अगर सज़ा मिलती है तो उसी अपराध के लिए अगर वो बाहर छूट के आता है तो दोबारा सज़ा नहीं मिल सकता, ठीक है ना। अगर कोर्ट में केस ओपन हो जाए, दोबारा कोई कर दे तो भी, क्योंकि एक बार सज़ा उसके लिए मिल चुका है, तो दोबारा ये प्रावधान नहीं है और ये आपका मौलिक अधिकार है, ठीक है ना। अगर ऐसा होता है तो आप फिर वापस कोर्ट में जाइए, भले आप अपराधी सिद्ध हो चुके हैं, एक बार के सज़ा काट चुके हैं, लेकिन आपके एक मौलिक अधिकार है आर्टिकल 20 के तहत। तीसरा पॉइंट क्या है, किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाह देने के लिए बाधित नहीं किया जाता, यानी कोर्ट में आपको अगर आप अपराधी हैं भी तो भी अगर केस चल रहा है तो जज या वकील आपको खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए पुलिस कोई भी बाधित नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। प्रैक्टिकली में ऐसा होता है नहीं होता है वो तो आपका कानून का विषय हो गया, लेकिन मौलिक अधिकार ये दिया गया है कि खुद के खिलाफ ही गवाही ना दें, ठीक है।
अब देखते हैं आर्टिकल 21 में क्या है। देखिए आर्टिकल 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये भी बहुत विस्तृत है, इसमें बहुत सारे आपके मौलिक अधिकार है, जिसमें से कुछ मेन है। देखिए स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार हो गया, ठीक है ना। आपका निजता का अधिकार हो गया, यानी राइट टू प्राइवेसी का अधिकार, ठीक है। स्वतंत्रता का स्वास्थ्य का अधिकार हो गया, यानी हेल्थ का भी अधिकार मौलिक अधिकार है, यानी आपको सरकार राज्य सरकारें प्रोवाइड करें, अस्पताल बनाएं, स्वास्थ्य से संबंधित नियम लाएं, ठीक है ना, नागरिकों के लिए। जैसे जो CS वो जन समुदाय वो सरकारी हॉस्पिटल होते हैं उस इसी के तहत आते हैं, ठीक है। विदेशी यात्रा का अधिकार, अब देखिए आर्टिकल 19 में जो था आर्टिकल घ के तहत, उसमें देश के अंदर घूमने की आज़ादी थी, और आर्टिकल 21 के तहत आपको विदेश में घूमने की आज़ादी है। इसके आर्टिकल 21 में आपको बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, और इसी के तहत आपको RTI जो 2005 में आया था, RTI एक्ट के तहत अधिकार दिया गया है, ठीक है ना। और कई सारे अधिकार, जैसे इसमें निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार भी इसमें दिया गया है, ठीक है। हाँ, और कई सारे हैं, जैसे देश से फांसी के विरुद्ध अधिकार हो गया, ठीक है ना। हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया, ठीक है। सुनवाई का अधिकार हो गया, और महिलाओं के साथ आदर और सम्मानपूर्वक व्यवहार करने का अधिकार हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे सोने का अधिकार, प्रदूषण यानी पर्यावरण से मुक्त अधिकार, और बिजली का अधिकार भी इसी के तहत ही आता है, यानी बिजली को प्राप्त करना आपका मौलिक अधिकार है आर्टिकल 21 के तहत। तो ये बहुत विस्तृत है, जिसमें मूल जो आपके अधिकार हैं वो यहाँ पे दिखाए गए हैं। अब देखते हैं आर्टिकल 21A, यानी आर्टिकल 21 का शिक्षा का अधिकार। देखिए हो गया आर्टिकल 21 का, इसे बाद में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? ये है शिक्षा का अधिकार, यानी शिक्षा का अधिकार भी आपको मौलिक अधिकार है। किसके लिए है? देखिए इसे 86वां संशोधन 2002 के द्वारा, यानी 2002 में जोड़ा गया था। इसमें क्या प्रावधान है? इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया, यानी जो 6 से 14 वर्ष के बालकों को है उसके लिए जो राज्य है वो उसे निःशुल्क शिक्षा, यानी फीस ना लगे स्कूल में। 6 से 14 वर्ष के बालकों का फीस सरकारी कॉलेज स्कूलों में ना लगे। और अनिवार्य शिक्षा, यानी ऐसा नहीं कि हो सकता कि किसी राज्य में अगर जनसंख्या कम है या फिर मूल जाति धर्म के आधार पर वहाँ पे सरकार राज्य ये करे कि वहाँ पे स्कूल नहीं बनाए जा सकते या शिक्षा नहीं दी जा सकती। आपको स्कूल बनाना, शिक्षा के लिए प्लान बनाना अनिवार्य है राज्य के लिए आर्टिकल 21 क के तहत। तो 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया। आर्टिकल 21A के कार्यान्वयन के लिए संसद द्वारा राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एक्ट बनाया गया। इसमें क्या कहा गया? देखिए राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत प्राइवेट स्कूलों में आपको कुछ सीटें इस एक्ट के तहत रिजर्व रहती हैं। किसके लिए रहती है? वो जो गरीब तबके के लोग होते हैं, जो कि अच्छी शिक्षा पाने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते। प्राइवेट स्कूलों में आपको अच्छी शिक्षाएं दी जाती है गवर्नमेंट के सापेक्ष में, ठीक है, मान्यता यही है। अब इसमें यह है कि उनके लिए कुछ सीट रिजर्व की जाती है प्राइवेट स्कूलों में, यानी सभी तरह के स्कूल में। और सरकारी स्कूल में तो आपकी फ़ीस माफ़ी होती है 6 से 14 वर्ष के बालकों को। तो इसके तहत प्राइवेट स्कूल में भी आपका कुछ सीट जो इकोनॉमिकल वीक सेक्शन है या फिर गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग हैं उनके लिए सीट रिजर्व किया जाता है और उनको शिक्षा दी जाती है। इसके तहत उनको एडमिशन दिया जाता है, उनकी फ़ीस नहीं लगती। उनका जो फ़ीस होता है या फिर कॉपी किताब बुक ड्रेस इन सब का जो खर्च उठाता है वो सरकार देती है। तो हो गया उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। इसमें एक ये भी प्रावधान आता है कि ये आपका प्रावधान बनाया गया कि जो नागरिक है भारत के, यानी जो पेरेंट्स है, उनके लिए अनिवार्य बनाया गया कि वो 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए शिक्षा को प्रदान करेंगे। यानी जो भारत के नागरिक होंगे वो अपने 6 से 14 वर्ष के बालकों जो उनका एज होगा उनके लिए अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराएंगे, ठीक है ना। ये एक्ट हो गया। और देखिए आर्टिकल 21A के तहत ही राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में बना। कभी कभी पूछ लेता है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट कब लागू हुआ, ठीक है ना। आर्टिकल 20 में आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट था। ये 86वां संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, इंपॉर्टेंट है। वही है 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रदान किया गया। अब देखते हैं आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में क्या है? गिरफ्तारी के विरुद्ध निवारक उपाय, यानी कोई व्यक्ति अगर गिरफ्तार हो जाए तो उसके क्या मौलिक अधिकार होते हैं उसके संबंध में देखते हैं। देखिए पहला क्या है? पुलिस को गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, यानी अगर आप कोई पुलिस आपको संदेह के आधार पर या फिर कोई सबूत मिलता है अपराध के संदर्भ में, तो उसके खिलाफ अगर आपको
वो गिरफ्तार करती है तो उसे कारण बताना होगा, ठीक है ना। दूसरा क्या है, गिरफ्तार व्यक्ति को विधि के अनुसार, आगे देखते हैं, विधि के अनुसार प्रतिरक्षा करने अर्थात केस लड़ने का अधिकार होगा। यानी अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है तो अगर उसके ऊपर मुकदमा जब कोर्ट में केस चलेगा तो उसे अधिकार होगा कि अपने मन मुताबिक वो वकील चुने, ठीक है ना। कोई फोर्सफुल वकील नहीं आपके लिए अवेलेबल कराया जाएगा कि चलिए सरकारी वकील ही हो। वो जितना सक्षम होगा अपने सुविधानुसार अपना केस किसी वकील से लड़वा सकता है या फिर विधि के अनुसार खुद भी लड़ सकता है, ठीक है। अब देखिए, गिरफ्तार व्यक्ति को 24 आवर के अंदर दंडाधिकारी यानी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। इसमें जो यात्रा का समय होगा वो भी मिलाकर, यानी देखिए मान लेते हैं कोई इंसान 10 बजे सुबह अब गिरफ्तार होता है और पुलिस वहाँ से जहाँ से गिरफ्तार करती है, मजिस्ट्रेट का ऑफिस है 30 किलोमीटर। इस 30 किलोमीटर में अगर 2 आवर का समय जाने में लगता है तो अगले दिन 10 बजे के बीच तक, यानी किसी भी हालत में 24 घंटे के अंदर, जिसमें यात्रा का समय भी होगा, लाने ले जाने के लिए आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। ये आपका मौलिक अधिकार है। अब इसके बाद क्या होता है, अगर मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया जाता है तो उसके खिलाफ दंडाधिकारी यानी मजिस्ट्रेट ये देखता है कि वो अपराधी है कि नहीं, उसके खिलाफ का कि जो भी सबूत है कि नहीं। अगर अपराधी नहीं पाता मजिस्ट्रेट उसे, तो 24 घंटे के अंदर उसे रिहा कर दिया जाता है, ठीक है ना। कभी कभी देखते हैं कि कोई पुलिस शक के बिना पर किसी व्यक्ति को उठाता है, पुलिस में रखता है रात भर और सुबह छोड़ देता है। तो वो इसीलिए कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो मजिस्ट्रेट के सामने ले जाएगा, पुलिस खुद ही परेशान होगी लाने ले जाने में, और उसके खिलाफ वो बाद में छूट ही जाएगा, ये पता रहता है। तो सिर्फ शक के बिना पर थोड़ा सा पनिशमेंट करने के एवज में उसे 24 घंटा में रिहा कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, गिरफ्तार व्यक्ति अपनी प्रतिरक्षा में मनचाहा वकील कर सकता है। वही चीज़ है, केस लड़ सकता है, मनचाहा वकील कर सकता है, ठीक है। दूसरी बात, उसके बाद क्या आता है कि अगर कोई व्यक्ति को दंडाधिकारी जेल भेज देता है, यानी अपराध के संदर्भ में उसे गिल्टी पाता है, ठीक है, तो उसे जेल में रखता है, ठीक है। अब उसके खिलाफ कोर्ट में केस जाता है तो पुलिस कस्टडी में रखा जाता है, ठीक है। तो उसके संदर्भ में क्या बोला है कि बिना सलाहकार बोर्ड की अनुमति के व्यक्ति की हिरासत 3 मंथ से ज़्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती। यानी उसे मैक्सिमम 3 मंथ तक पुलिस जेल में रखा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर उसे जेल में रखने के लिए नीड पड़ती है तो उसके लिए आपको सलाहकार बोर्ड की अनुमति चाहिए। इस सलाहकार बोर्ड में आपके हाई कोर्ट के जज होते हैं, ठीक है। अगर इन्होंने अलाउंस दे दिया तो चलिए उनकी कस्टडी, पुलिस कस्टडी बढ़ाई जा सकती है। लेकिन अगर इन्होंने देखा कि कोई उचित कारण नहीं है पुलिस कस्टडी में रखने के लिए, जो अपराधी है या फिर जो व्यक्ति है, तो उसे वापस फिर बेल मिल जाएगी। तो ये कंडीशन लगाएगा, ये भी आपका मौलिक अधिकार है। तो देखिए यहाँ पे था आर्टिकल 19, 20, 21, 22 में आपका स्वतंत्रता से संबंधित कई सारे अधिकार, ठीक है ना, मौलिक अधिकार। अगले पार्ट में हम लोग शोषण के विरुद्ध अधिकार देखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।